यहाँ पपीहा बोल रहा है। और बहुत धीरे धीरे हवा चल रही है। आसमान में काले बादल हैं छिटके हुए। और पहाड़ों के पीछे भोर होने को है। बर्फ काफी गल गई है। और बहुत ही छोटा सा बाल चंद्र आकाश में है। मेरे ठीक सिर पे एक चील गोल गोल मंडरा रही है। छोटी सी एक कविता है। 2 साल पहले आई है। वो हमारी जो खोज चल रही है, संवाद चल रहा है, उस पर थोड़ा सा वह मीठा प्रकाश डाल रही है। कविता का शीर्षक दिया गया है मंथर चलिए। मंथर का मतलब बहुत धीमे चलिए। चील लगातार आसपास घूम रही है। मंथर चलिए, चलना ही हो तो मंथर चलिए। इतना कि जैसे मैदानी नदी, इतने धीमे पांव धरिए कि अपनी ही पदचाप न सुनाई दे। इतने धीमे पांव धरिए कि अपनी ही पदचाप न सुनाई दे। जिसके चाल चरण शुभ हैं, अपने आप वह यहाँ चल ही रहे हैं। जिनके चाल चरण शुभ हैं, अपने आप वे यहाँ चल ही रहे हैं। मंथर चलिए। कहा सुनी करनी ही हो तो सिर्फ सुनिए। कहा सुनी करनी हो तो सिर्फ सुनिए। यहाँ जो सुनने योग्य है वह सदा गूंज ही रहा है। यहाँ जो सुनने योग्य है वह सदा गूंज ही रहा है। आपके कुछ भी कहने से सिर्फ शोर होता है। आपके कुछ भी कहने से सिर्फ शोर होता है। देखा देखी करनी ही हो तो खुद को देखिए। देखा देखी करनी ही हो तो खुद को देखिए। हो सके तो बस निहारिए। यहाँ जो दिखने योग्य है, यहाँ जो दिखने योग्य है वह कभी ओझल ही नहीं होता। हाँ, आपके देखने से भी अतिक्रमण होता है। आपके देखने से भी अतिक्रमण होता है। करना ही हो तो कुछ न करिए। करना ही हो तो कुछ न करिए। वह अत्यंत विराट अपने आप यहाँ घट ही रहा है। वह अत्यंत विराट अपने आप यहाँ घट ही रहा है। आपके
कुछ भी करने से वह विकृत होता है। होना ही हो तो होना ही हो तो यहाँ ऐसे हो जाइए कि हो ही न। होना ही हो तो यहाँ ऐसे हो जाइए कि हो ही न। यहाँ जो कुछ भी है अत्यंत सुकोमल है। यहाँ जो कुछ भी है अत्यंत सुकोमल है, इतना कि आपकी उपस्थिति भर से भी उसे आँच लग जाती है। इतना कि आपकी उपस्थिति भर से उसे आँच लग जाती है। मंथर चलिए, चलना ही हो तो मंथर चलिए। यह कविता इशारा कर रही है हमारी जीवन शैली, जो कि कहीं न कहीं भटक गई है। हमारी चाल देखें, हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी धरती पर कुचल डालेंगे। धरती को एकदम धँसा करके रसातल में भेज देंगे। कौन भेज पाया है? भेजने वाले अरबों-खरबों मिट्टी में गल गए। हम खूब दूसरे को देखना चाहते हैं। खूब दूसरों पर नज़र रखना चाहते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि दूसरे को देखने में हमको अवसर मिलता रहता है कि कैसे कोई त्रुटि निकाल ली जाए। त्रुटि निकल गई, दूसरे में त्रुटि निकल गई तो इसका मतलब है कि वो हेठा हो गया, वह नीचे हो गया। नहीं, दूसरे को देखने में हम अपने को देखना चूक जाते हैं। और कुछ भी देखा जाना है, कुछ भी देखने जैसा है, तो खुद को देखा जाना चाहिए। और इस तरह देखा जाना चाहिए कि जिसमें देखने वाला न हो। क्योंकि हमारे देखने से भी देखने का अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण का मतलब हस्तक्षेप। हम देखने वाले के रूप में भी हैं, तो हमारे देखने की उस घटना में अतिक्रमण होता है। कविता बार-बार संकेत करती है कि यहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया की हर शय कहती है यहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं। और हम हैं कि नहीं, हम यहाँ पर झंडा गाड़ करके रहेंगे। यहाँ हम अपनी पताका फहरा करके रहेंगे। नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ परमात्मा की पताका फहरती है और किसी की पताका कभी नहीं फहर पाई। न फहरने की कोई संभावना है। हाँ, यह हो सकता है कि हम अपनी पताका फहराने के भ्रम से मुक्त हो जाएँ, तो परमात्मा की पताका हमारी पताका हो जाए। जहाँ परमात्मा की पताका फहर रही है, वहाँ हम इस तरीके से घुल जाएँ कि कोई और हो ही ना। होना मात्र परमात्मा का होना हो। हमारी अपनी निज सत्ता विसर्जित हो जाए। हम लोगों ने कल रात इस प्रश्न के साथ अन्वेषण करने के लिए विदा ली थी कि कोणों से मुक्त जीवन क्या है। हमने कोणों पर भली भांति परीक्षण किया है कि कोण क्या है और उनको समझते हुए यह प्रश्न उठाया है कि कोणों से ये चुभता हुआ जो जीवन हमारा है, कोणों की नोक से यह जो लहूलुहान
लुहान हुआ जीवन हमारा है, क्या यह बिल्कुल मुक्त हो सकता है? क्योंकि हर कोण ने हमारे जीवन को सबसे पहले लहूलुहान किया है, उसके बाद वह बना है। सबसे पहले उसने हमारे ही भीतर चोट पहुंचाई है, सबसे पहले वो हमारे ही भीतर धंसा है, उसके बाद वह बना है। तो कोणों से मुक्त जीवन क्या है, इसका हम अन्वेषण कर रहे हैं। हम बार बार इस चीज को मांझ लेते हैं कि जब हम असंभव प्रश्न उठाते हैं या उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो कोणों से मुक्त है, तो यह प्रश्न दुधारी तलवार की तरह काम करना शुरू कर देता है। एक, कि जो अभी कोणों से युक्त है जीवन, उस पर सांगोपांग रूप से विधिवत उसकी नजर फैल जाती है। और दूसरी, ये जो कोणों से मुक्त जीवन है, उसमें भेदन होना शुरू हो जाता है। तोतों की एक कतार उड़ती हुई चाय के बागान में गई। नास्तिक दर्शन में एक नाम आता है एपिकुरस का। एपिकुरस कहता है कि दुनिया में इतनी बुराई है और अगर ईश्वर है तो वह मिटा क्यों नहीं देता? उसकी क्या सम्मति है? कुछ वो ऐसे तथ्य रखता है कि इतनी बुराई है और ईश्वर भी है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर बुराई को मिटाना नहीं चाहता, वह मजा ले रहा है सताने का। तो फिर वो ईश्वर कैसा जो हमको सता करके मजा लेता हो? दूसरी चीज, उसमें सामर्थ्य नहीं है बुराई को मिटाने की। इतने युद्ध हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने लोग सताए जा रहे हैं, तो वह बुराई मिटा नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब कि ईश्वर से ज्यादा बुराई शक्तिमान है, शैतान ज्यादा ताकतवर है। और मान लीजिए कि ऐसे ही वो और भी तथ्य प्रस्तुत करता है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने फिर बुराई को पैदा क्यों होने दिया? उसको जगह ही क्यों दी? और अगर वह न तो सामर्थ्यवान है और न ही मिटाना चाहता है, तो फिर उसकी जरूरत क्या है? हम इससे बेहतर है शैतान की पूजा कर लें। तो जितने भी हमारे मन मस्तिष्क में तर्क हैं, उन सबको ईश्वर के संबंध में वो खारिज कर देता है। लेकिन उसको, पश्चिम का वो विद्वान रहा, उसको पूरब के दर्शन की थोड़ी समझ नहीं रही होगी। पूरब का दर्शन यहाँ पर जो विपरीत है, जो विध्वंसक है, उसे भी, और जो सृजन है उसे भी, दोनों को ही ईश्वर का ढंग कहता है। जैसे शिव, शिव में सब कुछ शुभ भी है, अशुभ भी है। उसमें देवता, गंधर्व, वो सब भी प्रणाम करने उसको आते हैं। दैत्य, पिशाच, निशाचर, भूत, चुड़ैल, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी उसके आसपास रहती हैं और वह उन सब से अलिप्त है। तो यहाँ के दर्शन ने अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार किया है, और साथ ही साथ उन यहाँ के दर्शन का अन्वेषण गहराई में प्रवेश किया है, जो ये कहता है कि अच्छाई और बुराई ये दोनों ही माया है। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी दर्शन इसे खंडित नहीं कर पाता है कि अच्छाई माया कैसे हो सकती है और बुराई माया कैसे हो सकती है। पर ऐसा है, जो लोग यहाँ के दर्शन में प्रमुख रहे, उन लोगों ने कहा कि न कोई मरता है न कोई मारता है, मरने मारने का यहाँ उपाय ही नहीं। जो सच है
उसको न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न छेदा जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। तो यहाँ के दर्शन की बिल्कुल अलग भूमिका रही है, अलग दृष्टि रही। थोड़ा-सा यहाँ के इस दर्शन में प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक कहानी सुनी हुई है, उसके और मुझे माफ़ करिए यदि मैं किसी कहानी को दोहराता हूँ, क्योंकि मैं कोई कहानीकार नहीं हूँ। एक कि आज एक कहानी सुनाई तो कल दूसरी कहानी लेकर के ही आऊँ, नहीं। मैं बस किसी बात को कहने का एक सरल सा सहारा लेता हूँ, जिससे बात भली-भाँति अंदर प्रविष्ट हो सके, वैचारिक रूप से। तो जब कोई कहानी दोहराई जाए तो उसके लिए नाराज़ मत होइए। नारद को थोड़ा अभिमान हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय हासिल कर ली। वे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए, उनसे कहा कि मैंने कामदेव पर विजय हासिल कर ली। ब्रह्मा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यह बात शिव से मत कहना। उन्होंने कहा ठीक है, बाहर निकले, दाहिने-बाएँ घूमे, सीधे कैलाश पर्वत पर चल दिए। वहाँ जा कर के इधर-उधर की बात की, घुमाई, फिर अंत में इस बात पर आ गए कि मैंने कामदेव पर है विजय हासिल कर ली। केवल अब आप ही कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले नहीं हैं, मेरा नाम भी अब शामिल कर लीजिए। शिव ने कहा कि बहुत अच्छी बात है नारद, लेकिन यह बात तुम विष्णु से जाकर के मत कहना। मैंने सुन ली, हम तुम जानते रहेंगे और किसी से तो नहीं कही। उन्होंने कहा मेरे पिता जानते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पर उनसे जाकर के मत कहना। नारद ने कहा हाँ, हाँ, मुझे तो बस ऐसे ही बताना था आपको। बाहर निकले, घूमे इधर-उधर, तुरंत मौका लगते ही पहुंच गए क्षीर सागर। वहां जाकर के उन्होंने घुमा फिरा करके बात कह दी विष्णु से। कहा कि केवल महेश ही नहीं इसमें शामिल है, अब मेरा नाम भी इस सूची में शामिल कर लीजिए कि मैंने कामदेव पर विजय हासिल कर ली। विष्णु ने कहा कि अरे यह तो बड़ी अच्छी बात है, यह तो बहुत शुभ हुआ कि ऐसे दुर्धर्ष शत्रु से कम एक और भी विजयी व्यक्ति मिला। लेकिन नारद मुझे थोड़ा प्यास लगी है काफ़ी देर से, थोड़ा पानी लाओगे क्या मेरे लिए? उन्होंने कहा हाँ, अभी लाता हूँ महाराज। गए वो, पौराणिक कहानी है, बड़ी मीठी ढंग से लिखी गई है, रची गई है। गए वो, नदी बह रही थी और उन्होंने पात्र नदी के जल में डुबोया और पात्र लेकर के जैसे ही उठे, उन्होंने उस पार एक बड़ी ही सुंदर युवती को देखा। वह भी अपना घड़ा भरने के लिए आई थी। उसको देखते ही उनको लगा कि यह तो वन कन्या है, अतीव सुंदरी। अब उन्होंने मौका देख करके उससे बातचीत करनी शुरू की कि देवी आप कहाँ से आई हैं? कौन है? तो उसने कहा कि मैं यहाँ अ, मेरे पिता यहाँ पर वास करते हैं जंगल में। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और भोजन बनाने के लिए मैं यहाँ जल भरने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता से मिलना चाहता हूँ, उनसे मैं आपका हाथ माँगना चाहता हूँ। मुझे आप बहुत सुंदर लगी हैं और भा गई हैं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल जाएँ जीवन में। मोहिनी उस युवती ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा ऋषि मेरा वरण कर रहा है। ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं राज़ी हूँ।
पर आप मेरे पिता से पूछ लें। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, परिचय भी दिया जाकर के वहां उसके पिता को। उनके पिता ने कहा कि हमारा सौभाग्य, और उन्होंने विवाह कर दिया। विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो विवाह तक ही तो बात सीमित नहीं रहेगी ना, फिर घर बनाना पड़ा। फिर उन्होंने एक जंगल में ही कुटिया बनाई, और कुटिया बनाने से ही काम थोड़ी चलेगा, थोड़ी खेती बाड़ी करनी पड़ी, बैल लाने पड़े, हल लाना पड़ा, खेती बाड़ी शुरू हुई। फिर उन जानवरों को पालने का, दूध का इंतजाम करना पड़ा, तो और भी गायें पालनी पड़ी, और भी सब सारा इंतजाम, सारी गृहस्थी जुटाई। लकड़ियां वगैरह भी काट लाते थे, जाकर के फल तोड़ लाते थे, कंदमूल उखाड़ लाते थे। इसी तरीके से और जीवन बढ़ा। बच्चे पैदा होने शुरू हुए। एक बच्चा हुआ, दो बच्चा हुआ, बहुत सारे बच्चे हो गए उनके। सब उनकी उनके भोजन का, उनके पालन पोषण का सब प्रबंध चलने लगा। अब ऐसे ही जीवन बड़े ही आनंद से बीतता जाता था, जैसे हम लोगों का बीतता जाता है। सब कुछ बड़ा सब कुशल चल रहा है, नौकरी भी बढ़िया से चल रही है, घर में सब सुख संसाधन भी उपलब्ध हैं, पर अचानक मृत्यु आ जाती है। अचानक सब कुछ एक साथ बिगड़ जाता है, और या अंदर जो साथी है वही टूट जाता है। ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसा हुआ। एक दिन नदी में बड़ी बाढ़ आ गई, सब कुछ बहने लगा, कुटिया बहने लगी, जो खेत खलिहान थे उसमें सारी फसल बहने लगी, जो गाय भैंस पाल करके रखी थी वो सब बाढ़ में बहने लगे। अब नारद चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक पानी बढ़ते बढ़ते जहां पर उनकी जहां पर वो लोग रहते थे वहां तक आ गया। पलंग के नीचे पानी पहुंच गया, वो लोग पलंग पर चढ़ गए। सब लोग एक ही पलंग पर चढ़ करके कांप रहे हैं। पलंग के ऊपर पानी आ गया, धीरे 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 धीरे। अब सारे बच्चों को उन्होंने लिपटा रखा है। सारे बच्चे कहीं उनकी टांग पकड़े हैं, कहीं हाथ पकड़े हैं, पर बाढ़ है कि वो बढ़ती ही जा रही है। अचानक एक इतनी तेज का एक लहर आई, एक लड़के का हाथ छूट गया। चीखे। तब तक उन्होंने देखा कि पैर में जो लड़की फंसी हुई थी वो भी छूट गई। वो चिल्ला रहे हैं, एक हाथ से दूसरे पत्नी को पकड़े हुए हैं, और दूसरे हाथ से एक दूसरे बच्चे को पकड़े हुए हैं। सब छूटते जा रहे हैं। नारद चीख रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। और अचानक उनकी हाथ से उनकी पत्नी भी छूट गई। अब उनका विलाप रोके नहीं रुक रहा है, जार जार चीख रहे हैं। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके कंधे पर कोई थपकी दे रहा है। नारद, नारद। वो चौंक करके थोड़ा जागे, पीछे देखा तो विष्णु जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि काफी देर हो गई, तुम पानी लेकर के नहीं आए, और अभी यह चीख चिल्ला चिल्ला क्यों रहे थे, इतनी चीख पुकार क्यों मचा रहे थे, किसको याद कर रहे थे, कौन छूटा जा रहा था? उन्होंने इधर देखा, उधर देखा, सामने देखा, तो बस नदी बह रही है, वहां तो किसी का नामो निशान नहीं। भगवान विष्णु के पैरों पर गिर पड़े, कहा कि माफ करिए, मुझसे भूल हुई, मैं भ्रम में हो गया। आपने अच्छा किया कि मुझे जगा दिया। काम भी माया है, ब्रह्मचर्य भी माया है। आज हम थोड़ा इस चीज का अन्वेषण करेंगे कि ये सारे कोण किस भूमि पर पैदा होते हैं। वह कौन सा धरातल है जिस पर यह सब पैदा होता है। जिस धरातल पर नारद को पहले काम था, और उसी धरातल पर बाद में उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, वह कौन सा धरातल है हमारे भीतर? वह कौन सा धरातल है
जिस पर वैर का कोण बनता है। एक आकाशीय है जिसमें पहाड़ है, हवाई जहाज उड़ रहा है, जिसमें ये फसल है। अभी अभी सूरज पहाड़ के पीछे से झांकना शुरू कर दिया है। एक आकाशीय है जिसमें हम लोग, हमारा शरीर ये अभी बना है, कुछ वर्ष बाद गल जाएगा। एक आकाशीय है, और एक वह आकाश है जिसमें हम, हमारा अपना होना है, पराया होना है। देखिए भीतर ये शरीर है, वो आकाश कहाँ है हमारे भीतर, जिस पर सारे कोण बनते हैं, जिस पर दृष्टिकोण का निर्माण होता है। जिस पर देश बना हुआ है। बाहर कहाँ देश है? बाहर जमीन है, पहाड़ है, आसमान है, शस्य श्यामला धरा है, सूरज उग रहा है। बाहर कहीं देश है? बाहर कहीं जाति है कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय? बाहर कहीं मुसलमान, हिंदू कहीं है? बाहर किसी को आप जिस मेरी देख करके कह सकते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है? थोड़े बहुत कपड़ों को दरकिनार कर दिया जाए। अब कपड़े, अगर जिसे हम हिंदू कहते हैं उसके ऊपर टोपी पहना दिया जाए, और जिसे मुसलमान कहते हैं उसकी चोटी बढ़ा दी जाए, तो हो सकता है हम धोखा भी खा जाए, अपने ही जाल में धोखा खा जाए। किस धरातल पर हिंदू पैदा होता है? किस धरातल पर भारतीय पैदा होता है? किस धरातल पर सरकारें बनी हुई? किस धरातल पर राजधानियां बनी हुई है? वह कौन सा धरातल है जहां धन समृद्धि का कारक है? वह कौन सा भीतर आकाश है जिस पर पद की, प्रतिष्ठा की स्थापना होती है? भीतर होगा ना कोई धरातल। वह धरातल क्या है? क्या वह धरातल वास्तविक है, या वह धरातल अभिकल्पित है? बाहर तो कुछ भी ऐसा नहीं। अगर आप मेरे सामने बैठते हैं, मैं आपके सामने बैठता हूं, इसमें हमारे आपके होने में मैं कहाँ है? यह नाक में है, या कान में है, या जीभ में है, या हाथ पैर में है? नहीं। हम आप जब बैठते हैं तो हमारे आपके बीच में मैं और तू कहाँ से आता है? किस धरातल पर वह मैं निर्मित होता है? वह कौन सा धरातल है जिस पर आप मेरे परिवार के सदस्य हो जाते हैं? हम आप निर्मित होते हैं, फिर आप मेरे परिवार के 10 सदस्य हैं, या आप मेरे परिवार के सदस्य नहीं हैं? वह कौन सा धरातल है जिसमें सद्गुण या दुर्गुण पैदा होते हैं? भीतर हम लोग देखते चले, क्योंकि यह सारे जो जो चीजें हमारे अंदर पैदा हो रही हैं, सारे कोण पैदा हो रहे हैं, उसके लिए एक जमीन है भीतर। जिस जमीन पर यह सब कुछ घटता है, वह जमीन क्या है? एक छोटी सी और कहानी के साथ हम लोग समझे बात। जापान में एक सम्राट मर रहा है। माफ करिए, सम्राट का पुत्र मर रहा है। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया, यह लड़का सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। सब औषधियां नाकाम हो चुकी हैं। सिरहाने सम्राट बैठा हुआ है, पैरों के पास उस लड़के के जो रानी है वह बैठी हुई है। शोक संतप्त है, पीड़ा अगाध है। इकलौता बेटा, राज्य का एकमात्र वारिस, उत्तराधिकारी, और वह मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। पूरे राज्य में शोक व्याप्त है। लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जला है। राजा बैठा हुआ है,
आधी रात के बीतने के बाद अचानक उसकी आंख लग जाती। वह देखता है कि वह जैसा अभी राज्य है, इससे सैकड़ों गुना बड़े राज्य का स्वामी है, सम्राट है। जैसा उसका अभी राज्य है, ऐसे छोटे-मोटे राज्य तो उसके यहाँ दरबारी की तरह काम करते हैं। ऐसे राजा जाकर के दरबार लगाते हैं। उसने यह देखा कि उसके राज्य में सब सुख, वैभव, संपदा है, सारी समृद्धि है। और उसने यह भी देखा कि उसकी बड़ी सुंदर पत्नियां हैं। दुनिया की श्रेष्ठतम सौंदर्य की स्त्रियां उसके रनिवास में हैं और उसके पास 12 बड़े ही सुयोग्य पुत्र हैं। एक से एक बड़े योद्धा, एक से एक बड़े विद्वान, ज्ञानी, रूप में, सौंदर्य में, शरीर में और राज्य के संचालन में सब एक से बढ़कर एक हैं और उनमें आपस में बहुत गहरा प्रेम है। वे सब एक दूसरे को ही राज्य सौंपना चाहते हैं। कोई उनके बीच में आपस में द्वंद्व नहीं है। सब एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसी स्थिति है, तो राजा को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं। उसका कोई शत्रु ही नहीं है। उसकी दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर सेना है। उसके पास सारे बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी युद्ध की सामग्रियां हैं। हाथी, घोड़े, हीरे, मोती, सब खजाना भरा हुआ है। राजा एकदम स्वस्थ है, उसको कोई रोग नहीं है। यानी जितना भी कुछ हो सकता था, जितना भी एक व्यक्ति कल्पना कर सकता है, वह सब कुछ उसके पास उपलब्ध है। राजा का दरबार लगा हुआ है। उसके दरबार में दुनिया से के कोने-कोने से लोग आ आकर के उसे सलाम कर रहे हैं, उसे भेंट कर रहे हैं, उसे अपना परिचय दे रहे हैं, उसके साथ व्यापार करने के लिए, उसके साथ संबंध जोड़ने की संदेश लेकर के आए हैं अपने-अपने राजाओं का, अपने-अपने राज्य का। तभी अचानक जो यहाँ पर मरणासन्न बेटा है और उसके पास बैठी हुई उसकी रानी है, उसकी चीख निकल जाती। मरणासन्न राजकुमार का सिर लुढ़क गया। रात्रि के अंतिम पहर में बेटा सिधार गया और रानी चीख पड़ी, जार-जार रोने लगी और भौचक होकर के राजा की आँख खुली। उसने बाहर देखा, राजकुमार का शव पड़ा हुआ है, रानी चीखती है। झट से आँख बंद की, भीतर गया, देखने की कोशिश की कि वहाँ 12 राजकुमार थे, बड़ा साम्राज्य था। इधर वह गायब है, इधर यह गायब। राजा खिलखिला करके हँस पड़ा। रानी ने तो समझा कि राजा पागल हो गया। इकलौते राजकुमार की मृत्यु ने इसको ऐसा आघात पहुंचाया कि यह अपना संतुलन संतुलन खो बैठा। उसने रानी ने सोचा कि राजकुमार तो गया ही गया, राजा को संभालना चाहिए। राजा के पास आई, उसने कहा, धैर्य रखें, संतुलन न खोएं, हमारे ऊपर विपदा आई है, हमें इसको पार लगाना होगा। उसने कहा, नहीं देवी, विपदा गई। रानी तो कुछ समझ नहीं पाई। उस राजा ने कहा कि अभी एक राजकुमार यहाँ पर था और 12 राजकुमार स्वप्न जो मैं देख रहा था वहां पर थे। जब मैं वह स्वप्न देख रहा था, मुझे इस एक राजकुमार और तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी। मेरे लिए वही सच्चाई थी और अब यहाँ पर हूं तो यह सच्चाई है। वहां पर कुछ अता पता नहीं है कि वह कहाँ गया, कहाँ है वह। तो क्या सच है मुझे नहीं पता। यह इस धरातल, इस आकाश में एक राजकुमार की मृत्यु, छोटे से राज्य का मैं राजा, यह सच है? या उस धरातल पर, उस आकाश में वह जो 12 पुत्र थे मेरे,
एक से एक सुयोग्य स्वस्थ युवा थे और बड़ा भारी साम्राज्य था, वह सच है। मुझे संदेह और राजा के अंदर धर्म का उदय हो गया। ऐसे ही धर्म का उदय होता है जब हमारे जीवन में यह जो धरातल है, यह जो आकाश है, जिस पर सुख घटता है और दुख घट जाता है, फिर सुख आता है, फिर दुख घट जाता है, तो विवेकवान इस धरातल को, इस आकाश को संशय की दृष्टि से देखना शुरू कर देता है कि क्या यह धरातल सच है? अभी प्रेम, अभी घृणा, अभी मित्रता, अभी शत्रुता, अभी अच्छा, अभी बुरा। इसको वह देखता हुआ, इन चीजों को देखता हुआ, अभी जीवन, अभी मृत्यु, इसको देखता हुआ वह संशय करने लगता है, वह प्रश्न उठाने लगता है कि क्या यही सच है? क्योंकि यह तो सच जान नहीं पड़ता। यह तो पानी के बबूले जैसा बनता है और फूटता है। वहां से फिर धर्म का उदय हो जाता है। वहां से फिर प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं कि सच क्या है? और वही हम लोग कर रहे हैं। इस अस्तित्व का अशेष साधुवाद है कि इसने हमको इसका उद्घाटन करने का, इसका अन्वेषण करने का अवसर दिया है। हम किस धरातल पर यह कोण बन रहे हैं, उस हेतु प्रश्न उठा रहे हैं। वह धरातल अगर वास्तविक है, देखिए ना, जहां पर कोई भी चीज, वैर, मित्रता, प्रेम घट रहा है, क्या वह धरातल वास्तविक है? वह आकाश, वह जमीन जिस पर वैर घटता है, अगर वही सिद्ध हो जाए कि वह झूठ है, वह धरातल ही मनोनिर्मित है, कल्पित है, तो फिर जो मनोनिर्मित और कल्पित धरातल पर घट रहा है, वह सब तो एक मुश्त साफ हो गया ना, भंग हो गया ना। जैसे सपने का धरातल भंग होते ही, सपने का मंच, सपने का प्लेटफॉर्म मंच होते ही उसके सारे पात्र एक मुश्त विदा हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके नहीं, कि नहीं उसमें जो शत्रु है वो विदा हो, मित्र जो है वो धीरे, वो न विदा हो, वो विदा हो तो धीरे धीरे नहीं, मंच भंग हुआ, सब विदा हो गया। यानी बिजली गई तो जो पर्दे पर जितना कुछ चल रहा था वह सब गया। वो सारी जो फिल्म की भूमिका रची गई थी सब गायब हो गई, पर्दा कोरा हो गया। तो वह जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जो हमारे अंदर कहानी का प्लेटफॉर्म बना था, कहानी की भूमिका रची थी, जैसे ही प्रोजेक्टर ऑफ हुआ, वैसे ही वो सारी भूमिका खत्म और उसके पात्र खत्म, उसका शोक खत्म, उसका अ, अपना पराया खत्म, वो सब भंग हो गया। तो इसी पर आज हम लोग थोड़ा संवाद करते हैं कि वह कौन सा धरातल है, उस धरातल की सामग्री क्या है, उस धरातल का स्वरूप क्या है जहां पर कोण बन रहे हैं। बाहर कोण नहीं, बाहर कोण जो है वो रास्ते के कोण है, बाहर कोण जो है वो सौंदर्य के कोण है, और वो कोण है ही नहीं। उसके पीछे जो आकाश है उस पर ये सब बनते हैं और बिगड़ते चले जाते हैं, समाते चले जाते हैं। लेकिन भीतर, और यह आकाश प्रकृति के संदर्भ में, इस आकाश को हमने नहीं बनाया है, यह आकाश हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है। इस आकाश में जितने पेड़ पौधे, इंसान, जीव जंतु, पशु पंछी, यह सब हमने नहीं बनाए। पर भीतर वह जो आकाश है, भीतर उस जिस आकाश में हमको अच्छा बुरा लग रहा है, वह आकाश हमारे द्वारा बनाया गया है। वह आकाश सच है या झूठ है, इस पर हम आज चर्चा करते हैं, इस पर हम थोड़ा आज बात करते हैं और इसका सत्यापन करते हैं। अगर यह आकाश सच निकला तो फिर हम उस पर फिर आगे संवाद करेंगे कि यहाँ पर कैसे व्यवस्था जुटाई जाए। और आकाश ही झूठ निकला तो सारे कोणों की जमीन गिर गई, सारे कोणों का आकाश गिर गया, सारी चीज जड़ से ही समाप्त हो गई। आप समझ रहे हैं कितनी असाधारण चीज हमारे हाथ लग जाएगी अगर यह आकाश ही झूठा सिद्ध हो गया। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं।
अमित भाई। सर नमस्ते। नमस्ते भाई। यहाँ भी अच्छी ठंड की हल्की हल्की आने लगी। आज बाहर बैठा क्योंकि अंदर कुछ बताने को मिलता नहीं, कोई बेडशीट वही चादर। तो मैं बैठा हूँ, पीछे हार श्रृंगार की खुशबू आ रही है। सूरज की धूप पेड़ों से छनकर दीवारों पर एक अलग सा कुछ, एक रंग कह दूंगा, मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ अलग सा प्रतीत हो रही है। कबूतर को दाना डाल दिया गया है मोनिका द्वारा, वो दाना चुग रहे हैं। एक सूखा पेड़ जिसपे कोई पत्ती नहीं है, हरे भरे पेड़ों के बीच में वो भी एक अपनी जैसे एक शांति सी लिए हुए खड़ा, ऐसा लग रहा है। ये कबूतर उड़ के गया, दो तीन और उड़ रहे, गिलहरियों की आवाज कितनी लयबद्ध है। इसको देखने सुनने में इन सबको कोई कौन सी चीजें जैसी है वैसी दिख रही है। मुझे लगता है कि प्रकृति शायद अभी कोणों से मुक्त है। पर शाम को हम इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि वह जीवन क्या है जो कोणों से सर्वथा मुक्त है। तो पहली बात तो मैंने उसके बाद व्हाट्सएप देखी, एक मैसेज देखा आपका कि क्या वो चीज है जो आपसे चीजें हो पा रही है, वो प्रयास। तो मुझे कुछ सूझा नहीं, मैं लिखना शुरू करा, ना कोई कोई कौन बना ना कुछ बना, कुछ लिखता चला गया। मुझे नहीं पता वो क्या था। कविता की बनी या पद में ही लिखा गया। हालांकि मैं इतना बड़ा पोइट नहीं हूँ, लेकिन लिखने की कोशिश करता हूँ पोइट्री भी। अ, या होती है कोशिश, ये मान लीजिए। फिर उसके बाद खाना वाना खाया शाम को, फिर मम्मा जी आ रहे मेरे, इनसे बातें शुरू होगी। पॉलिटिकल बातें पहले मेरे पक्ष बनते थे, पॉलिटिकल पॉइंट के, वो थोड़ा एक विरोधी पार्टी के से संबंधित है। तो मेरे अंदर कुछ ऐसा कोण नहीं बन रहा था कि मैं इनको जवाब दूं, ऐसा सुन रहा था बिल्कुल अंदर गहन सन्नाटा। मुझे लगता है कि ये सजगता है, ये खुद आ रही है अपने आप। ये जो कोण का जो, जब ये वर्कशॉप शुरू होने वाली थी, इसका जो विषय था, तो मैं सोच रहा था कि ये कोई सांख्य कुछ गूढ़ विषयों पर बातें होगी, लेकिन ये बहुत सरल एक चीज है, सरलता से समझने वाली चीज है, क्योंकि सारी लाइफ को उन्होंने हाईजैक कर रखा है, पूरी लाइफ को। और पता भी नहीं चलता कि इनमें हम उलझे हुए हैं। और कुछ चीजें समझने से और सजगता से और क्लियर हो जाती है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि आपने, ठीक है, हमारे अंदर अटेंडिंग भी आ रही है, लेकिन इन पर अगर बात होगी ना, इन चीजों पर थोड़ी सी बात होगी, तो फिर वो सजगता का कुछ अपने आप ही दायरा बढ़ जा।
जैसे कि किसी ऐसे चोर को पकड़ लिया गया हो, वो चोर अब आने की मतलब वो गुस्ताखी ना कर रहा हो कि भाई रोशनी है वहां पर। तो कुछ इस तरह का कुछ हुआ सर। बाकी रात को फिर मैं सो गया था, सुबह उठा। अब तक तो कुछ एंगल शायद है नहीं, पर बेहोशी में कुछ बन गया हो, मेरा कोई ऐसा दावा नहीं। बहुत शुभ है अमित। और खुशी होती है इस बात की कि अगर हमारे अपने जीवन में कोई समाधान घटा है और वही समाधान हम साझा कर पाए और कोई अपने जीवन में समाधान को उपलब्ध होने लगे, तो ये एक अकारण सी खुशी होती है। तो तुम्हारे जीवन में समाधान घट रहा है, कोणों से मुक्त जीवन हो रहा है, हाँ। सहज खुशी है इसमें। हाँ जी, कल परसों से मैं हम्म। आवाज थोड़ी कट रही है सर आप। नहीं, मैं चुप हूँ, बोलिए आप। सर, कल परसों से मैं कुछ अपने अंदर कुछ मुदिता सी हल्की सी महसूस कर रहा, जो मैं मतलब अब तक काफी अरसे से महसूस नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली वो चीज हुई है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि कोई विशेष वो है। पता नहीं कुछ कल ही और परसों ही दो दो दिन ऐसे थे, और अब सुबह भी है ऐसा। तो हो सकता है कुछ अंदर कुछ एल्केमी चेंज हुई हो। होती ही है। और आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उस सम्राट और नारद के अंदर जो आकाश थे, जो नारद एकदम थके बहे जा रहे थे और विष्णु ने आकर के उनको हिलाया, तो वो जिस आकाश में उनके बीवी बच्चे और चौपाए कुटिया घर सब खेती बाड़ी थी, वो आकाश तो भंग हो गया। जैसे ही विष्णु ने उनको जगाया, वैसे ही आकाश भंग हो गया। तो उसी तरीके से क्या हमारे भीतर जो आकाश है वो देखा जा सकता है? यह जो भी कुछ चल रहा है, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा दुख, मेरी योजनाएं, मेरे अवसाद विषाद, ये सब कुछ जो है वो सब जिस जमीन पर घट रहे हैं, क्या उस जमीन को हम देख सकते हैं? क्या वह जमीन हम वेरीफाई कर सकते हैं कि किस जमीन पर यह घट रहा है? आज उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसी का हम सत्यापन करते हैं। भावना। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। अभी घर के अंदर हूँ तो बाहर का वेदर तो कुछ एक ही है, वो हेलो वहां पर है। हेलो सर, ये आपकी तरफ से कटा था मेरी तरफ से कटा था? आपकी तरफ से कटा था। ओ सर, तो सब वाईफाई बंद हो गया होगा, वो मैंने अब डाटा पे चला लिया। हाँ। तो सर अवलोकन तो शाम अब तक का यही था, शायद वहां तक आपने सुन भी लिया हो। हाँ, बस हमें आज का जो अवलोकन करना है, वो किस जमीन किस आकाश में ये सारी योजनाएं बन रही हैं हमारे जीवन की, किस जमीन किस आकाश पे हमारा अवसाद विषाद या अच्छा लगना, ये सब कुछ घट रहा है, उसको थोड़ा आज हम सत्यापित करते हैं जीवन में कि वो जमीन क्या है। जैसे ही हमें हमारे भीतर थोड़ी सी कौंध आए, होश आए, उसी समय देखें कि हाँ, कोण बन रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति कुछ जो कह रहा है, उसको लेकर के मेरे अंदर दृष्टिकोण बन रहा है। थोड़ा-सा वहीं और गहरे उतरें और यह सवाल उठाएँ कि किस ज़मीन पर यह कोण बन रहा है? आज हम उस ज़मीन को थोड़ा देखते हैं, क्योंकि अगर ज़मीन भंग हो गई, तो सारे कोण भंग हो गए। समझ रहे हैं? आज इसका हम लोग सत्यापन करते हैं। ठीक है थैंक यू सर। अमित। भावना जी। थैंक यू सर। जी भैया प्रणाम। हुँ, प्रणाम।
वेदर तो बहुत ठंडा है अभी, और अभी तो आपको देख रही हूँ। अभी जो आपने बात की थी नारद वाली, तो हमारा जीवन भी तो वैसे ही चल रहा है। हम वैसे तो जी रहे हैं, वैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई भी कैसे भी, कभी मित्रता आ रही, कभी शत्रुता आ रही, कभी प्रेम आ रहा है, कभी एक तो सब कुछ है जीवन के अंदर। हाँ, कभी कभी वो आती है, उस टाइम पता चलता है, एक दृष्टि रहती है जो सब हो रहा है। लेकिन वही चल रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी के ऊपर अगर रहती होगी, लेकिन मेरा आवाज फोन के कट है आधार आपकी, पर होता है, भावना। जिसके कारण। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? हाँ, अब आई। कैमरा ऑफ करेंगे तो बेटर आएगा। हेलो। हाँ तो मेरा जो बोलना भी हो रहा है ना, वो भी कोनों के आधार पे हो रहा है, क्योंकि मैं खुद एक मैं हूँ। अब अभी मैं बन के अगर मैं बोलूंगी तो बाहर भी तो मैं इफेक्ट ही होगा ना, और संबंध भी तो उसके कारण खराब होगी। जब मैं ही है भीतर, तो बाहर भी तो वही होगा। तो वही हो रहा है, मतलब और वही। उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रश्न जो है, हम्म, अगर वो सच में ही जीवन पे उतर पाया है, तो वो दिखाता भी है कि क्या हो रहा है, और साथ ही साथ वो समाधान भी लेकर के आता है। हाँ तो हाँ। समस्या की तो बात आपने रखी कि हाँ, हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है कौन से हो रहा है और क्या हो रहा है, क्या ये हमारा प्रश्न समाधान के क्षेत्र में भी गति कर रहा है? हाँ, और जब ये हो रहा है तो हमें अपनी जब गलती रियलाइज होती है कि हमने इस जबान के कारण ये किया, तो हम सामने वाले के प्रति है ना, मतलब माफी भी मांग लेते हैं बोल के कि मेरे से गलती हो गई। ये भी हो रहा है साथ में। अनकंडीशनल वहां पे कोई कौन के आधार पे माफी नहीं है, वहां पे अनकंडीशनल माफी है। हाँ, ठीक है। और और तो बस कौन जाती है ये, उसका समूल अंत क्या है, ये वाली बात आती रहती है बीच बीच में। लेकिन उस टाइम पे एट द मोमेंट अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। फिलहाल मतलब कि जो जैसे कि कोई एक्शन आके चली जाती है ना, फिर अवेयरनेस आ रही कि मतलब मेरे से मिस्टेक हो गई इस बात के ऊपर, और फिर बाद में सवाल उठता है, कौन आती है, फिर सवाल उठता है। तो वो जो बाद में अवेयरनेस आती है, उसके बजाय पहले ही जो उस सघन परिस्थिति को निर्मित करते हैं, वो सारी चीजें पहले भी घट रही हैं। क्रोध अचानक नहीं आता है, या कुछ ऐसा कठोर वचन किसी को कहना अचानक नहीं आता है। उसकी भूमिका बहुत पहले बनती रहती है हमारे अंदर। हम लोग जी। उससे नाराज होते रहते हैं, सब कुछ चुपचाप उसका ईंधन जुटता रहता है, जब अचानक भभक करके क्रोध जलता है। तो जब इसकी भूमिका बन रही है, जब ईंधन जुटाया जा रहा है, क्या उसी समय इस पर प्रयोग हो सकता है कि वह जीना क्या है जो कोण से मुक्त है? जी भैया, हो सकता है। हाँ, तो उस पर भी प्रयोग करती चलो भावना, उसको भी साधती चलो। और आज हमारा प्रश्न है, यह सारे कोण किस जमीन पर बनते हैं, किस आसमान पर कोण बन रहा है ना? कल हाँ रंजिता जी के साथ संवाद में एक बात आई है कि कोण, कोण का मतलब होता है शंकु। शंकु ऊपर जो है बिल्कुल नुकीला होता है और नीचे बिल्कुल फैला होता है। तो जी। हमको नीचे जो चीजें हमारे भीतर हैं, हमारे संस्कार, वो पता नहीं चल रही हैं, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, दूसरा कोई बोला
उसको देख करके जो दृष्टिकोण बना कि वो सही बात कह रहा है या गलत बात कह रहा है, वह तो हमें साफ दिख सकता है ना। जी, नाराजगी हुई या उससे हम राजी हो गए, वह जो राजी बन का कोण है या नाराजगी का जो कोण है, वह तो हमें साफ दिखता है ना। वही कोण जब घट रहा हो तो हम यह सवाल उठाएं कि यह दृष्टिकोण और इस दृष्टिकोण की जमीन किस धरातल पर बन रही है, अर्थात वह जमीन क्या है जिस पर इस दृष्टिकोण की जमीन है, जिस पर यह दृष्टिकोण स्थित है, और वो आसमान का क्या है जिस पर इसका कोण प्रक्षेपित होता है। जी, समझ रही? जी, मतलब वो पूरा थिएटर क्या है जिस पर प्रोजेक्टर का दृष्टि है और पर्दे पर बन रहे चित्र का कोण है। वह जमीन क्या है, वो पूरा थिएटर क्या है, तो उस पर आज हम लोग थोड़ा सा अनुसंधान करते हैं। ठीक है। जी, जी भैया। दिलीप भाई, नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सभी को मेरा नमस्ते। सर मैं कमरे में बैठा हूँ, सामने खिड़की आधी खुली है, उसमें से हवा आ रही है ठंडी ठंडी। लाइट नहीं चली है, बस जो रोशनी है बाहर से आ रही है उसी से कमरे में उजाला है। स्वाद न्यूट्रल है अभी। सर आज का जो संवाद हुआ और उससे बात निकल कर आई, बाहर तो एक आकाश है और उसके होने में हमारा कोई रोल नहीं है। हम हमारा शरीर भी उसी में स्थित है और वो बनता बिगड़ता रहता है, कंटिन्यू बन रहा है, बिगड़ रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है और ना हम उस आकाश को पकड़ सकते हैं और देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से। वो बस है, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब भीतर की बात करूं तो सर, भीतर आकाश है इसके बारे में मैं हाँ भी नहीं कह सकता, और भीतर आकाश नहीं है इसको मैं नकार भी नहीं सकता कि नहीं है क्योंकि साइकोलॉजिकल जो जो भी एक क्रिया होती है सब उसी में ही चल रही है। पर उसके बारे में सर है ऐसा कि अगर उस पर ध्यान जाता है तो वो इतना अथाह है कि बाहर के आकाश से भी बड़ा लगता है कई बार, और कई बार ऐसा लगता है वो है नहीं। जब कभी थोड़ी आंख खुली होती है तो अंदर कुछ होता नहीं है, और जब मैं बेहोश होता हूँ तब अंदर विचार चलते रहते हैं। फिर मुझे लगता है कई बार कि नहीं, मेरे चित्त में कुछ ऐसा है जो जहाँ ये सारी गति हो रही है, और विचार विचारों से उसका निर्माण हो रहा है। मेरी बुद्धि पुरानी चीजें लेकर आती है या भविष्य की योजनाएं लेकर आती है और वहाँ गति होती है, और मैं वहां बैठा हूँ, मेरे ही चारों तरफ सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ लगता है सर, उसको नकार भी नहीं सकता और उसको हाँ भी नहीं कह सकता, पर सारा खेल वही चल रहा है, और जब वो नहीं है तो सारा खेल खत्म रहता है। तो बहुत बहुत क्षणिक से कभी ऐसा होता है कि जहाँ वो नहीं पाया जाता, ऐसा कुछ। बहुत सुंदर दिलीप भाई। और आज हम इसी आकाश का सत्यापन करते हैं। ये आकाश क्या है? यह आकाश जिस पर सारे कोण बनते हैं, बिगड़ते हैं, यह जमीन जो इन सारे कोणों को जन्म देती है, जिस पर ये सारे कोण टिकते हैं, जिस पर दृष्टि टिकती है, वह जमीन क्या है? और जिस पर कोण जाकर के फैलता है, वह आकाश क्या है? इसका थोड़ा आज हम अपने दैनंदिन जीवन में सत्यापन करते हैं। ये बड़ा रोमांचकारी है, बड़ा मजा आने वाला है हम लोगों को कि हमारे भीतर जो ये आकाश है, क्या है ये?
आज इस पर सत्यापन करते हैं दिलीप भाई। जी सर, धन्यवाद। ये सच में बड़ा रोमांचक करने वाला है। ऐसे ही धन्यवाद। खेल खेल में यह पूरा मामला जो है भंग हो जाएगा, सुख दुख सब भंग हो जाएगा। खेल खेल में ही पता लगाते ही पता चल गया, अरे ये तो कभी था ही नहीं, ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। यहाँ देश होने की कोई जगह ही नहीं है। जाति, धर्म, अपना, पराया, परिवार, करियर और विषाद, अवसाद, इसकी कोई जगह ही नहीं है। ये सब हमारे मन के आकाश, चित्ताकाश के खेल हैं। चित्ताकाश ही झूठ हो गया तो फिर बात कैसे कोई बात सच हो सकती है जो उस झूठे आकाश में घटी हो। वो जो राजकुमार थे, क्या वो सच थे 12? वो साम्राज्य, उसमें जो धन धान्य था, जो संपदा थी, क्या वो सच था? नहीं। जैसे ही सपना टूटा, जैसे ही वो धरातल भंग हुआ, जैसे ही वो आकाश भंग हुआ, सब कुछ भंग हो गया। नारद के जैसे ही विष्णु ने जगाया, जैसे ही उनको जागरण हुआ, सब भंग हो गया। वो स्त्री चली गई, वो उसके बाल बच्चे सब चले गए, सब भंग हो गया। तो इतना सब व्यापार है हमारे अंदर, लेकिन जागते ही, इसका सत्यापन करते ही अगर यह झूठ पाया गया तो सब भंग। अनूठी चीज हाथ लग जाएगी। थैंक यू दिलीप भाई। गौरी जी। प्रणाम। प्रणाम। ए, गौरी जी नहीं बोला करिए, बड़ा अजीब लगता है। वो हमारे इधर तो अभी हमारे उधर पेड़ है ना, उसपे वो कौन सी पक्षी है नाम नहीं पता, पर बैठे हुए हैं उसमें, और वो बहुत देर से ना अपनी आवाजें निकाल रहे हैं चू चू करके, इधर से उधर जा रहे हैं। और कान में बहुत सारी आवाजें पड़ रही है। एक गाड़ी भी जा रही है जिसकी आवाज वो बजती ना, वो वाइब्रेशन वाली वैसी। और हाँ, अपने आकाश की बात की, हमको लग रहा है हमारे भीतर ना पूरा पृथ्वी है, उसमें पेड़ पौधे सब है, चूहे पक्षी कोयल वैसा। हाँ, तो वो जो भीतर। और रात को हमने प्रयोग नहीं किया था क्योंकि हाँ हाँ, बोलो बोलिए। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। रात को ना हम प्रयोग नहीं किए थे क्योंकि सब ना यहाँ 8-9 बजे ना खा पी के टून हो जाते हैं, तो अभी दिन में सब रहेंगे तब ना। ठीक है, आज दिन में करना, और आज दिन में यह भी देखना कि ये जितने भी दृष्टिकोण बनते हैं, जितने भी कोण बन रहे हैं जीवन में, किस जमीन पर बन रहे हैं। वो जो भीतर कोयल, चूहा, पेड़ पौधे, अच्छा बुरा, गलत सही, झगड़ा, गुस्सा, वो जो एक मुहिम चल रही है, वह सब किस जमीन पर बनी हुई है। भीतर कोई जमीन होगी ना, भीतर कोई आसमान होगा ना जिससे कुछ बन बिगड़ रहा है। वो कहाँ है? उसको देखना कि जमीन कहाँ है, उसको देखना वो जमीन क्या है, उसको देखना कि वह जमीन किस सामग्री से बनी है, कैसे बनी है, उसका प्रारूप क्या है। उसको भली भांति भीतर देखना कि बाहर तो आकाश देख रही हो, बाहर चिड़िया उड़ रही है, बाहर पहाड़ है, बाहर पंछी उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो तो जाकर के छू सकती हो उसको, पेड़ पौधे को। भीतर वह किस जमीन, किस आसमान पर ये सब कुछ बन रहा है। खास करके वो जो इमोशंस हैं, जो चिढ़ है, वह सब किस आकाश पर, किस जमीन पर बन रहा है, उसको सत्यापित करना आज। अच्छा, ये आज वाला बहुत हार्ड लग रहा है हमको। बहुत सरल है, बहुत सरल है। वो देखने में सरल हार्ड लगता है,
जैसे अब तुमने देखा, मान लो अपने भाई को देखा, माँ को देखा, देखते ही ये अंदर आया कि ये तो बहुत दुष्ट है, कल इसने मुझे चिढ़ा दिया था, ये कौन बना, ये कौन बना। वही ये सवाल अपने अंदर उठाना, ये किस जमीन पर यह कौन बना। या कोई भी कोण बनता है तो या तो जमीन पर बनता है या तो आकाश में बनता है। आकाश में भी बादल उड़ते हैं तो एक कोण बनता है, ऐसे दिखाई पड़ता है, उनकी आकृति बन जाती है, तरह तरह की आकृति बनती रहती है। और कोई कोण धरती पर भी बना सकते हैं, लकीर खींच सकते हैं, उसको बना सकते हैं एंगल, है। तो उसको सवाल उठाना कि भीतर जो अपने से कोण बन रहे हैं वो किस धरती पर बन रहे हैं, भीतर वाली अच्छा। धरती क्या है, भीतर जो कोण बन रहे हैं उसका आकाश क्या है, उसको आज देखना, वो आकाश क्या है, कैसे वो बनता है। तो देखो फिर क्या होता है, भीतर जब ये देखना शुरू करोगी तो देखना कि क्या होता है। ठीक बा हाँ ठीक बा। नीरज भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। सभी मित्रों को भी नमस्ते। अभी यहाँ कमरे में जिस पे सोफे पे बैठा हुआ हूँ और इसी पे ध्यान करता था मैं पहले। और अभी कल या पड़ोस में भी हमारे कुंड में लगते चाचा की मौत होगी अटैक से। और तो बाहर गया था, यहाँ पे गमले लगा रखे मैंने, तो गुलाब के फूल खिले हुए थे, उनको देखते एकदम चोंच सी आई। फिर देखा हाँ ये भी भाव है, देखा नहीं गया, लेकिन अ, बाहर पहले कई बार ध्यान करके मैं उनके गमलों के साथ बैठता था, लेकिन यहाँ मौत हो रही तो पड़ोस में देखें कि हाँ ये गाने सुन रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो इस वजह से मैं अंदर आ गया। तो आपने जब शुरू वाले दिन ये कौन का दिया, तो उसी दिन मुझे शायद 2 या इससे पिछली जो ध्यान साल थी उसमें आपने शायद एक टॉपिक रखा था कि स्टैंड पॉइंट क्या है हमारे अंदर। तो वो मुझे एकदम सा ध्यान आया, क्योंकि कौन अच्छी तरह नजर नहीं आ रही थी, बेहोशी इतनी है। तो मैंने क्या किया, मैं कई बार इसका प्रयोग भी करता हूँ कि विचार है चल रहे हैं और फिर मेरा वो मुझे खुद का बोध है, हाँ विचार मुझे चल रहे हैं या विचार अलग चल रहे हैं, और फिर बीच में जो गैप बनता है उस तरह से मैं उस दिन प्रयोग करने लग गया। खड़ा था, अलग से देखने लग गया। तो उस टाइम कई बार, उस टाइम भी और उसके बाद भी मैं कई बार जब प्रश्न उठाता हूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले विचारों को देखता हूँ, फिर अपना खुद का बोध है, फिर जो बीच में जो गैप बनता है उसमें मुझे कई बार क्या होता है, हालांकि क्या पता ये भी यांत्रिकता की तरह चला होगा, तो एकदम विचार कई बार झटके से एकदम विचार एक हो जाता है, उसमें बड़ी शांति सी आती है मुझे। तो अच्छी तरह अगर उसमें रुकते विचार, तो बीच का जो स्पेस है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि विचार ही रह जाता है, एक झटके की तरह वो होता है अपने आप ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही भूमि है जो बीच में स्पेस बनता है, हम किसी को देखते हैं तो ये है। बिल्कुल, इस चीज को जो देख पा रहे हो नीरज, इसी को ही आज मांझना है। वो पहले स्टैंड पॉइंट की जो बात हुई थी संक्षेप में, उसी को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर विधिवत उधेड़ करके देख रहे हैं। आज इसी पर और भी गहराई से, जैसे ही कोण बने वैसे ही, जैसे कल तुम्हारे अंदर बता रहे थे ना कि किसी ने अष्टावक्र महागीता की बात करनी शुरू की, तो तुम्हारे अंदर एक कोण बन गया उसको लेकर के। तो जैसे ही अब कभी कोण बने दिखे, बस खेल खेल में तो यह पता लगाना कि वह कौन सी जमीन है जिस पर यह कोण बन रहा है, और थोड़ा टिकना, रुकना, उस जमीन को दिखने देना, उसको खुलने देना कि वो जमीन क्या है। फिर जो होता है उसको हम ध्यान से। जी भैया, धन्यवाद। ठीक है नीरज। प्रमिला जी।
जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। सर्दी हो रही है मुझे, तो सिर भी दुख रहा है। थोड़ा-सा एक बच्चा है, भतीजा है, तो वो आया हुआ है और वैसे तो वो मतलब यहाँ भी अ, मैं सोच रही हूँ कि शायद ये यहाँ भी कुछ कोण का ही कुछ ना कुछ तो है कि वो है तो बहुत दूर का परिचित। मेरी मौसी सास के बेटे का बेटा, मेरे जेठ जी का बच्चा, मुझे चाची बोलता है, लेकिन वो मेरे साथ रहा हुआ है 3-4 साल वो हम लोग बाहर थे, जैसे होशंगाबाद में वहीं वो काम किया करता था। उसकी तबीयत एक बार खराब हुई तो फिर उसकी मदद के लिए उसको मैंने बुला लिया था कि यहीं आके रहे हमारे पास। हम भी अकेले हैं, तू भी अकेला, तो एक-दूसरे की मदद रहेगी। तो उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है और वो चाची ना कह के मुझे माँ कहता है। लेकिन फिर भी बीच में मैंने उसके साथ रिश्ते तोड़ दिए थे क्योंकि वो शराब बहुत पीता था और ज़िम्मेदारियाँ जो है वो उसके भरोसे अगर छोड़ के जाऊँ तो वो बस उसी में शराब शराब एक उसकी बुरी आदत है, बाकी तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ध्यान रखता है परिवार का, तो मैं उससे दूर हो गई थी। अभी वो आया हुआ है, तो आज वो जाएगा अभी 9 बजे, तो उसके लिए खाना-वाना फटाक से मुझे बनाना होगा। अब यही यह भी तो एक यहाँ भी तो एक कोण ही बन रहा है कि मेरे जो मैंने इतना सब कुछ कहा रिश्तों को लेकर या जो भी, तो बस और तो वो ज़मीन या वो आकाश, हाँ, मुझे ये समझ में आया है अ, कि बाहर बाहर कहूँ या क्या कहूँ, जो अपने आप से है, अपने आप से है, वो धरती, वो जो बादल हैं, वो पेड़-पौधे हैं या जहाँ पर कोई देश नहीं है, केवल ज़मीन, केवल धरती है, केवल मनुष्य है, कोई धर्म या कोई मज़हब नहीं है, हिंदू-मुस्लिम नहीं। तो वो अपने आप से बना हुआ एक दूसरा है जो हमने उसके नाम दे दिए हैं, देश हो या धर्म हो, हिंदू-मुस्लिम हो या जो भी हो, वो समझ में आ रहा था। लेकिन ये बात कि वो आकाश कौन-सा है, तो अगर इसको खोजने जाऊँ तो मैं ना खोज पाऊँगी क्योंकि नहीं पता कि क्योंकि। प्रमिला जी, बाहर जो आकाश है, इसको आप खोजने जाएंगे, नहीं मिलेगा। इस आकाश में जो स्थित चीजें हैं, वे मिलेंगी, पर हम आकाश को नकार नहीं सकते कि वो नहीं है, और न ही इसको हम भंग कर सकते हैं। हम चाहें कि आकाश को मिटा दें, कोई उपाय नहीं है। चीजें थोड़ी बहुत मिटा सकते हैं, पेड़ वगैरह हटा सकते हैं, लेकिन हम आकाश को नहीं मिटा सकते। पर भीतर जिस आकाश में ये सारे कोण बने, उस लड़के के बारे में जो कोण बन रहे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सही हैं, गलत हैं, उपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। और उस पर उस आकाश की क्या उपयोगिता है, उस धरातल की क्या उपयोगिता है, उस पर हम पीछे बात करेंगे कि वो कैसे उसकी सम्यक उपयोगिता सिद्ध हो। लेकिन सबसे पहले हम उस आकाश को देख तो लें कि वो आकाश वास्तविक है या हमने बनाया है उसे। भीतर देखिए, जिस आकाश पर, जिस जमीन पर ये सारी घटनाएं घट रही हैं, क्या वह वास्तविक रूप में है? वो वास्तविक रूप में नहीं है, ये तो स्पष्ट है। और अगर वो वास्तविक रूप में नहीं है प्रमिला जी, तो उसमें घट रही घटनाएं गौर से देखिए, सोचिएगा मत, देखिए उस चीज को। क्योंकि अगर ऐसा दिखा कि भीतर जो आकाश बनता है और उस आकाश में जितनी चीजें बन रही हैं, अच्छी बुरी, उन सब से जीवन मुक्त हो जाएगा। जी, वो सपने जैसा भंग हो जाएगा आकाश।
ये आकाश नहीं भंग हो सकता। ये आकाश तो हम अगर भीतर वाले आकाश से मुक्त होंगे तो इस आकाश की चीजें और स्पष्ट रूप से, निर्दोष रूप से प्रकट होकर के आएंगी। लेकिन भीतर अगर हम उस आकाश को खोजने जाएंगे, इसका मतलब वो आकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि वह कल्पना है। कल्पना को खोजने जाएंगे कहीं मिलेगी? हमने अगर कल्पना भीतर की है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं और उस आकाश को खोजने जाऊं जिसमें मुझे ये अच्छा व्यक्ति का दृष्टिकोण बना हुआ है, कहीं मैं टिक पाऊंगा? वो अच्छापन अपने बारे में मेरी जो एक छवि है, एक जो पर्दे पर मैंने एक अपने बारे में एक धारणा बना रखी है, उसके बारे में अगर मैंने ये सवाल उठाया कि किस आकाश पे, किस जमीन पर मैंने अपने बारे में ये धारणा बना रखी है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं या मैं बुरा व्यक्ति हूं। दूसरे ने कहा मैं अच्छा हूं, वो अच्छे की धारणा, अच्छी छवि, या बुरे की धारणा, बुरे की छवि, किस जमीन पर है? क्या कभी आपको कोई धोखा दे पाएगा? आपको कोई, आपकी कोई चाटुकारिता कर पाएगा या आपका कोई अपमान कर पाएगा? नहीं। अपमानित होने का कहीं कोई उपाय है? क्योंकि अपमान जिस धरातल पर, जिस आसमान पर घटता है, वो आसमान आपने पता कर लिया कि झूठा है। तो अब अपमान और मान, ये दोनों ही आपको धोखा नहीं दे सकते। क्या यह बात स्पष्ट हो रही है? जी। जिस धरातल पर दुख पैदा होता है, धरातल पर सुख पैदा होता है, उस धरातल को जा करके जांच कर लिया आपने कि वह धरातल क्या है जिस पर दुख पैदा हो रहा है। इस धरातल पर दुख तो नहीं पैदा हो रहा है ना, इस आकाश में तो दुख नहीं पैदा हो रहा है ना। धरातल तो वो कुछ भीतर है जिस पर दुख और सुख पैदा हो रहा है। उस धरातल की बनाया हुआ। बनावट के आधार पर दुख सुख पैदा हो रहा है। तो वहां जाकर के अगर आप सत्यापित करते हैं यह धरातल क्या है, क्या यह वास्तविक है, क्या यह प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, या यह बनावटी है? बनावटी भी मत कहिए, आप कुछ न कहिए कि ये प्राकृतिक नैसर्गिक, बस उसको पता लगाइए कि वो धरातल क्या है, किस सामग्री से बना है, कहां पर है वह, कैसे बना है, उसको बस देखिए प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ। भंग, कैसे दुखी होंगे आप, कैसे सुखी होंगे? जीवन की फिर कुछ और धारा बह निकलेगी। यह धरातल भंग होते ही जीवन की कुछ और धारा बह निकलेगी। उपनिषद कहते हैं कि वहां पर न सूरज है, न तारा है, न चंद्रमा है, वहां कुछ और है। यानी बाहर तो दिखाई पड़ रहा है कि सूरज है, पहाड़ है, चंद्रमा है, भीतर का वह आकाश भंग होते ही कुछ और आयाम प्रकट होना शुरू हो जाता है, जो कि इस बाहर का भी आधार है। जागरण, नैसर्गिक जागरण, अवेयरनेस। अवेयरनेस के द्वार से वह ग्राउंड, जो नाम उसका क्या देना, वह उघड़ना शुरू हो जाता है। आज इसका हम सत्यापन करते हैं कि यह जो आकाश है, जो धरातल है, जिस पर हमारा सारा जीवन घट रहा है, सारा संबंध घट रहा है, वो आकाश और वो जमीन क्या है? धन्यवाद प्रमिला। रंजीता जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। अभी मेरे अंदर ऐसा कोई, आई एम जस्ट विद द फ्लो। थैंक यू। थैंक यू। तरुण भाई। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। सर, कल रात के प्रश्न के साथ जब
विदा हुए उसी प्रश्न के साथ में। तो पता नहीं वो संवाद ही साथ में चलता हुआ आया, और जैसे कल वो 2-3 बार उस चीज की चर्चा हुई थी कि जो शोषण हो रहा है या विक्टिमाइजेशन हो रहा है, उसी पर ध्यान आया और दिखना शुरू हुआ पूर्ण बनने से कहाँ कहाँ विक्टिमाइजेशन हो रहा है या कहाँ कहाँ उसको एनकैश किया जा रहा है, चाहे वो बाजारवाद के तौर पर हो, चाहे वो सरकारें कर रही है, चाहे मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया। तो वहां पर एक सीधी सी नजर थी। पापा मुझे वो मॉल में ना आपकी सेम गाड़ी दिखी। तो बस वो सारे दिखता है कि उनको एनकैश इस तरीके हम खुद ही अलाउ कर रहे हैं एनकैश करने। मैं एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि मॉल के अंदर एक 180 रुपए का पॉपकॉर्न आता है जिसका साइज बहुत छोटा है, उसका जस्ट डबल 360 रुपए का है। उसके बीच में 330 रुपए का उन्होंने एक टब बना दिया है जो बड़े वाले पॉपकॉर्न से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है। वहां पर आपके लिए कोण बना दिया गया है कि आप वो 360 रुपए वाला लीजिए। अगर सिर्फ 180 और 360 वाले होते, उस वीडियो के अंदर बताया कि किस तरीके से वो कोण काम कर रहे हैं हमारे, सिर्फ 180 और 360 वाले होते तो शायद आप अपनी भूख देख करके कि हाँ मैं सिर्फ स्मॉल साइज वाला ही पॉपकॉर्न ले सकता हूँ या मेरी जरूरत है, आप वो लेते। लेकिन एक कोण बनाया गया 330 रुपए, तो आप देखते हैं कि 330 और 360 में बस 30 रुपए के फर्क में मुझे ये चीज मिल रही है। आप वहां पर यूज हो गए, आप यूज अब्यूज मिसयूज जो भी आप समझे, वहां पर विक्टिमाइजेशन हो गया। तो ये सारा कुछ चलता रहा। अभी आज सवेरे की चर्चा में सर जिस धरातल अगर मैं देखने जाता हूं तो मुझे दिखता है कि मेरे अंदर सोच विचार काम कर रहे हैं, और वो कुछ बैसाखियां पकड़ करके, चाहे वो समय की ले ले हम, या जो मेरे पास ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है, या समय ही मैं उसको कहूँ कि मेरे पास कुछ पूर्व अनुभव है और भविष्य के कुछ प्लान है या कुछ चिंताएं हैं, उनका सहारा लेकर के ही वो कोण अभी तक जितना मैं देख पाया। बाकी सर आज दिन में इस प्रश्न के साथ प्रयोग करेंगे। बस सर। आपको सुनते हुए मुझे एक और भी संस्मरण अपना याद आया कि जब थोड़ा सा प्रचार पे शुरू हुआ था तो मैंने देखना शुरू किया और वहां पे गैस का चूल्हा बेच रहा था, प्रचार में कुछ टीवी पर आ रहा था, और देखते देखते मैंने वो गैस का चूल्हा ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। वो जब चूल्हा घर में आया तब मुझे पता चला घर में तो गैस के चूल्हे की कोई जरूरत ही नहीं। ये तो मतलब पूरा का पूरा हैक हो गया मेरा दिमाग। उसने मुझे मेरी जेब से पैसे निकलवा करके जो गैर जरूरी चीज थी वो घर में ला करके रखवा दी। अंत में उसको हमें किसी को देना ही पड़ा, गिफ्ट करना पड़ा, अनावश्यक रूप से खरीद लिया गया। तो हमारा जीवन अगर कोणों में चल रहा है तो कोणों के साथ जो खेल करने वाले लोग हैं, ऐसा मन जो कोणों के साथ बहुत कुशल है, वो बड़े शार्पली हमारा उपयोग कर लेता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि यह आदमी कैसे, मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे ठग गया, क्योंकि हम लोग कोणों में जी रहे हैं। तो जो कोणों में कुशल होगा उसको ठगना बहुत आसान है। तो लगभग हम सब लोग कोणों में ही चल रहे हैं। तो कोई भी राजनेता ठग सकता है, कोई भी प्रचार ठग सकता है, कोई भी धार्मिक नेता ठग सकता है, कोई भी स्वर्ग नर्क बता करके और ठग सकता है। तो ये हम लोग ठगे जाएंगे। सिर्फ उसी व्यक्ति को ठगना संभव नहीं है जो कोण में नहीं जी रहा है, जिसने निष्कोण को जीवन में गति दे दी। तो आज हम लोग इस पर रहते हैं तरुण भाई कि किस धरातल। एक्सक्यूज मी, जी मुझे एक बात कहनी है यहाँ पे। जो आप ठगने वाली बात कर रहे हैं ना, तो बहुत ठगा हुआ व्यक्ति ही जो होता है ना, वो इस तरफ मुड़ पाता है कि अब ये कोण, क्योंकि जब तक धरातल है, धरातल पर कोण बन रहा था, तब तक उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। इस स्ट्रक्चर के प्रति जो अवेयरनेस है वो आनी ही तब शुरू होती है शायद, कि जब आप उस एपेक्स पे पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके आपको ठगा हुआ महसूस होता है। हाँ,
तो इसमें इतने सर इसमें जो मेरा यहाँ पे इस चीज को ऐड करने का मतलब बस इतना है कि अगर कोई ठगा गया या ठगा जा रहा है या ठगा जा सकता है, तो सिर्फ इस डर से मतलब ये बार बार इस चीज को कहने से ना सर एक अंदर डर भी बनते जाता है। फिर आप नई चीजों के प्रति आप एकदम अपने ना डोर्स बंद कर लेते हैं। जी हाँ, तो इसके प्रति मुझे ऐसे लगता है कि हियर वी हैव टू लिटिल बिट ओपन अबाउट थिंग्स कि ठीक है आप ये स्ट्रक्चर समझ गए हैं, हम एपेक्स तक पहुंच जाते हैं आप, और ये एक्सपीरियंसेस ही हैं। वी शुड रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड, that we have come so far, that we understand the structure. So जितनी बार भी अगर हम ठगे भी गए ना, तो we should respect those experiences. डेफिनेटली सीखने वाले मन के लिए तो बिल्कुल आप सीख रही हैं। हम लोग थोड़ा तथ्य की बात करते हैं कि हम लोग जब सीख रहे हैं तो हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं कि हम लोग ठगे गए हैं। उन्हीं सारे चोटों से हम लोग आज यहाँ पर बैठ के संवाद कर पा रहे हैं कि बिना Exactly, अगर वो एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन में नहीं होते तो फिर हम देखिए इस स्ट्रक्चर पे बात करना, अभी हम लोग कितने कम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि वी वैल्यू दिस थिंग, और वी वैल्यू दिस थिंग कि हमारी इस चीज से ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं इस संवाद से, इस डायलॉग से, कि ये आगे के लोगों को और जो ऑलरेडी हमारे साथ आगे होंगे या कभी बात और लोगों तक भी पहुंचेगी वीडियोस के थ्रू, तो वो समझ सकेंगे इस चीज को सर। तो जब हम अपने एक्सपीरियंस, जो हमारे खराब एक्सपीरियंस भी है ना, उनको भी हमें रिस्पेक्ट देते हुए ही यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। जी, उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन अब जो है जब हम अब आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें उनको फिर तथ्य की तरह देख रहे हैं। उनको Exactly. न तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं न तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब नहीं सर, वो टोन में आ जाता है। मतलब मैंने जितने भी लोगों का सुना है, मतलब इतना उनकी अगर पेन है, उनकी तकलीफ है, वही तो दैट्स व्हाट ड्रिवन देम टू दिस पॉइंट। जी है ना, वो अगर आज भी, अगर जैसे मेरी भी तबीयत 4-5 दिन से आई एम लिटरली, तो ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ शेयर करने में कुछ वो है, लेकिन आई रिस्पेक्ट दैट जर्नी, because then only I want to be at a point, or I want to share with other people. जी तो आज हम लोग इसी पर अन्वेषण कर रहे हैं रंजीता जी और तरुण भाई कि किस जमीन पर यह सारे कोण बनते हैं, जिन कोणों से या तो हम छलते हैं या छले जाते हैं। हम अब तक जो हुआ है उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हुए कि हम इस मंच तक आ पाए और साथ में उभार रहे हैं। पर अब जो है कोणों से मुक्त संरचना का जब हम अन्वेषण कर रहे हैं तो उसमें सारे कोण और जिस भूमि और जिस आकाश पे कोण बनते हैं उसका अन्वेषण कर रहे हैं, उसको तथ्य की तरह देख रहे हैं। आज इस पर हम लोग अन्वेषण करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उर्मिल जी। नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते उर्मिल जी। मैं खिड़की के सामने बैठी हुई हूँ। मेरे रूम में एक खिड़की है और लकीली इस खिड़की के सामने कोई बिल्डिंग नहीं है, तो बहुत लॉन्ग व्यू दिखाई देता है यहाँ से। मतलब घर ही घर है और सूरज की रोशनी पड़ रही है उन घरों पे, तो मेरे लिए ऐसा है जैसे पहाड़ों पे की चोटी पे धूप पड़ती है ना, तो जो मतलब बैक साइड में बहुत लॉन्ग बिल्डिंग्स है और सामने छोटी है, तो मुझे ऐसे पहाड़ जैसा व्यू दिखता है और मैं मतलब वो वाले मजे यहाँ से लेने की कोशिश कर रही हूँ जो पहाड़ों पे होते हैं। और दिल्ली में थोड़ी थोड़ी ठंड है, मैंने पंखा चला रखा है बट स्टिल थोड़ी ठंड है, कंबल भी ले रखा है। और मैंने अभी अभी चाय पी है कड़ी पत्ता डाल के, तो उसका स्वाद है मुंह में। इतना ही है। और जो आप डिस्कस कर रहे हैं उस पर मुझे 2 चीजें कहनी है।
एक तो वो जो असंभव प्रश्न वाला था, मैंने आपने एक स्टोरी सुनाई थी ना, वो सांप वाली, वो लकड़ी को समझ लिया था उसने, उससे मैंने इसको थोड़ा सा रिलेट किया है अपनी समझ के लिए। कि जैसे असंभव प्रश्न एक स्विच ऑन करने जैसा है, जिससे कि लाइट जलती है, जिसको हम जागरण बोल रहे हैं, यानी टॉर्च जला दी हमने, तो फिर जो कौन है, यानी कि जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि ये सांप है, लकड़ी नहीं है, मतलब हाँ वैसे। तो वो एक मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिलेट किया है। और दूसरा जो आप बोल रहे थे कि वो ग्राउंड क्या है, मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं पता, बस मैं अपनी थोड़ी सी समझ शेयर कर सकती हूँ कि मुझे लगता है जो सेंस ऑफ सेपरेटनेस होता है ना, कि मैं अलग हूँ, वो एक कौन बनाता है, मतलब सेंस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो होती है, कि मैं और वो, उसमें कोई कोई कनेक्शन नहीं है, मैं एकदम टोटल सेपरेट हूँ। इसलिए हम लोग अपने आप को बहुत सारा धन जोड़ते हैं कि मुझे रिसोर्सेस, कि मुझे बचाना है खुद को, मैं अलग हूँ, ये दुनिया अलग है, ये इंसान अलग है, और मुझे खुद को सेव करना है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेपरेटनेस है, इसीलिए देश की आइडेंटिटीज और अलग अलग पैसे जोड़ना, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना, मुझे लगता है वो सब उस ग्राउंड से आता है। पर अगर जैसे समझ आ जाती है, ये ऐसे ही है जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड को एकदम सेपरेट समझे, और दोनों आपस में फाइट कर रहे हो अपने आप को सर्वाइवल के लिए। मान लो राइट हैंड कहे कि हार्ट से कि सारा खून मुझे चाहिए, मुझे सरवाइव करना है, बट फैक्ट ये है कि ये पूरी बॉडी एक यूनिवर्स की तरह पूरी बॉडी एक सिंगल एंटिटी है, और सब कुछ कनेक्टेड है, और एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। तो सब चीजें ठीक से काम करेगी, सबको सही अनुपात में चीजें मिलेंगी, तो ही उसमें एक फ्लो, रिदम, और सब ठीक रहेगा, तभी उसमें क्या बोलते हैं उसको, लाइक एक नेचुरल फ्लो, जिसको हम ठीक से जीना बोलते हैं, वो आएगा। मैंने तो ऐसे ही समझा है कि यूनिवर्स इज लाइक अ बॉडी, और हम सेपरेट सेपरेट समझ के फाइट ना करें, और हमारी डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, हम एक ही हैं एक तरीके से, बस यही कहना था। हाँ उर्मिल जी, इसमें मुझे जो और भी साझा करना है, वो जी। बात आती है कि शारीरिक तल पर तो सब कुछ चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहाड़ से, नदी से, पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, आकाश से जुड़ा हुआ है। बात आती है भीतर जो हमारे एक कोण का जीवन, मैं अलग हूँ, इस कोण के आधार पर न जाने कितने कोण मेरे अंदर अपने सोच विचार के, अपनी मान्यताओं धारणाओं के चल रहे हैं। उन सब कोणों का क्या कोई कनेक्शन है बाकी की दुनिया से, या सम्यक रूप से भीतर जो जीवन बह रहा है, जहां पर भी जीवन संबंधित है, उसके लिए कोणों की पूरी संरचना का अवसान ही एकमात्र रास्ता है? आप क्या कहती हैं? और मेरे जीवन में कोण बहुत सारे चल रहे हैं, और आपके जीवन में बहुत सारे कोण चल रहे हैं, तो कोणों से सामंजस्य में संबंध घटित होगा, या मेरे अंदर से भी कोणों का परिपूर्ण अवसान हो और आपके अंदर से भी कोणों का परिपूर्ण अवसान हो, तो ही संबंध घटित हो सकता तो ही घटित हो सकता है ना? है। तो इसका मतलब है कि हमें कोणों में व्यवस्थापन नहीं करना है, हाँ। जो हम करते आए हैं उसमें कोई संतुलन स्थापित नहीं करना है। हमें कोणों से मुक्त जीवन, क्योंकि कोण जो है वो एक बनावटी चीज भी है, राइट। और बनावटी चीज में कितना भी संतुलन स्थापित हो जाए, कितना भी सामंजस्य स्थापित हो जाए, लेकिन कभी भी उसमें वास्तविक जीवन नहीं प्रवाहित हो सकता है। राइट। जैसे कि हम लोग अब तक करते आए हैं कि आप मेरे जाति के हो, मेरे धर्म के हो, मेरे शिक्षा स्तर के हो, और मेरे सहकर्मी हो, तो हम आप मित्र हो गए, हमारे आपके बीच में एक मीठा संबंध बहने लगा। पर वह मीठा संबंध, वह जो
प्रवाह है वो बनावटी प्रवाह है, क्योंकि ये सारी चीजें कोणों से निर्मित हैं, बनावटी कोणों से। तो जो उसमें एक हमारे भीतर एक लगाव जैसा तथाकथित प्रेम या मित्रता जैसा घट रहा है, वो बनावटी है। तभी तो चुटकी भर में सब भंग हो जाता है, टूट जाता है। हल्का सा एक कोण बदला और सब भंग, सब खत्म। हाँ, जैसे पावरफुल आदमी होता है, उसका एक कोर्नर, उसको पावर चाहिए, और एक होते हैं जो उसको चमचागिरी टाइप वाले, तो उन दोनों की सेटिंग तो है और वो चल रहे होते हैं सही से, बट वो कोई अच्छा संबंध नहीं बोल सकते उसको। हाँ, संबंध नहीं, वो एक सामंजस्य है, और हम हाँ, लोग बस काम चलाऊ व्यवस्था के हिस्से हैं। हाँ, संबंध नहीं बह रहा है, संबंध हमने जाना ही नहीं है। हाँ, संबंध राइट, का मतलब है कि मुझ कोण सहित सारे कोणों का अंत, तो शायद फिर संबंधित हुआ जा सकता है। सही। तो आज हम इसी पर अन्वेषण करने जा रहे हैं पूरे दिन में, कि ये सारे कोण, इंक्लूडिंग दिस कोण, मैं, क्योंकि सभी दृष्टिकोणों के मूल में मैं हूँ। मैं राइट, नहीं हूं तो कोई दृष्टिकोण बन नहीं सकता है। तो सभी दृष्टिकोणों के साथ मैं कोण किस धरातल पर, किस आकाश पर बन रहे हैं, भीतर वह कौन सा आकाश है, कौन सी जमीन है जिस पर सारे कोण बन रहे हैं, इसका हम लोग अन्वेषण करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। नमस्कार। नमस्ते सर। जय हो सर। मुझे सर बहुत ना बड़ा बड़ा लगता है। अच्छा। हाँ जी, मौसम में हवा चल रही है हल्की हल्की, और सूरज जो है उत्तरायण होके मेरी खिड़की में से अब दर्शन देने लगे हैं। तो उसके उनकी रोशनी अब आने लगी है, मेरे से आ रही है बिल्कुल सीधी सीधी। और ठंडा है मौसम थोड़ा। अभी मैंने थोड़ा फल खाए थे साथ में, फलों का स्वाद है। अब जहाँ तक अभी आज के अपने तथ्य का जो जो अन्वेषण में चल रहे हैं, इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो कोण जो है, वो मैं जो पिछली कार्यशाला हुई थी ना, उससे इससे को रिलेट कर रहा हूँ। और जो हमारे प्राकृतिक तथ्य हैं और मानसिक तथ्य हैं, वहाँ कोण नहीं बन रहे हैं। जो सम्मोहन के तथ्य हैं, वहाँ पर ही ये कोण बनते हैं, जो भी बनते हैं। जी। उस हिसाब से ही, और इनमें ही जो भी बार-बार, और हमको एक ये भी बात समझ में आई है कि जीवन के जो पूरा ताना-बाना है, जो ऐसा लगता है कि पूरा ताना-बाना ही ये सम्मोहन के तथ्यों से बना है। जो वर्तमान में जो जीवन का पूरा सामाजिक, सांसारिक जो जीवन बना हुआ है, पूरा सम्मोहन के तथ्य, उन्हीं से ही लोगों को प्रभावित करना, प्रभावित होना। किसी भी तरीके से कैसे भी करके प्रभावित करने के हम लोग कोशिश करते हैं, और सामने वाला कोशिश करता है प्रभावित करने की किसी भी तरीके, और वो पूरा कैसे एक दूसरे पे हावी हों, एक दूसरे को पकड़ लें, किसी का उपयोग कर लें हम आपस में एक दूसरे का, इसी में ही हमारा चल रहा है। यदि ये ना रहे तो जीवन वो शायद बहुत अलग ही तरह का रूप ले ले। जी। तो आज इसी पर हम लोग अन्वेषण करते हैं उमेश जी, कि ये सारे कोण जो बन रहे हैं, ये किस धरातल पर बन रहे हैं, मतलब उस धरातल की मिट्टी क्या है जिस पे ये कोण बन रहे हैं, उस आकाश का प्रारूप क्या है जिस पर ये कोण बन रहे हैं। हाँ जी। तो इस पर आज अन्वेषण करते हैं, फिर सांझ की बैठक में मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, नमस्ते। और सुरुमिता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये शाम को थोड़ा अवलोकन पेश करें। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग इसी प्रश्न के साथ में बैठते हैं कि वह धरातल, वह आकाश क्या है जिस पर हमारे भीतर सारे कोण बन और बिगड़ रहे हैं, इस मैं के कोण के साथ। यह मैं किस धरातल पर निर्मित हुआ।
इस मैं के कोण के साथ जीवन में जितने भी दृष्टिकोण कोण बन रहे हैं वो धरातल क्या है। इस मैं के कोण के साथ जीवन में जितने भी कोण बन रहे हैं वो आकाश क्या है। वह धरातल, वह आकाश क्या है जिसमें जीवन के सारे कोण और यह मैं का कोण बन रहा है।